हेलो विद्यार्थी, कैसे आप सभी लोग। लगभग 30 दिन रहते हैं पेपर को। 24 मई 2026 को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो मार्क्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लाइक कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं अगले 30 दिनों को। तो डूज एंड डोंट्स को हम थोड़ा सा समझते हैं इन डिटेल, ताकि आपकी स्ट्रेटेजीज जो है वो सही से काम करें। ठीक है, अभी डूज की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो रहता है वो रहता है रिवीजन का। रिवीजन आपको सभी लोग बताते होंगे कि भाई ये करना चाहिए, या आपको भी पता होगा, बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पर समझना, एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में। ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व जो है वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, और ये रूल एक दिया था, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है फॉरगेटिंग कर्व। ये हमको कोई चीजें बताता है, जैसे कि 50, 70 और 90 रूल के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, अगर ये आप समझ जाएंगे तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वट, तो फिर आप जो है पहले 1 घंटे के अंदर लगभग 50% उसका भूल जाते हैं। इसी को शायद बोलते हैं पढ़ते टाइम एब्सेंट माइंडेडनेस। ठीक है, आप पढ़ रहे हो कोई चीज, आपने 5 पेजेस पढ़ लिए, 10 पेजेस पढ़ लिए, बट आप जनरली भूल जाते हैं उसको। ठीक है, रीजन क्या है कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है, क्योंकि माइंड आपका कहीं और चल रहा होता है। तो 50% के तकरीबन चीजें आप जो जो भी पढ़ी हैं आपने, वो पहले घंटे में भूल जाते हैं। 70% आप भूलते हैं कब? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, यानी एक दिन गुजरता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक 70% ऑफ द थिंग्स दैट यू रेड वो आपके दिमाग से निकल जाती हैं, और 90% चीजें आप एक हफ्ते के अंदर भूल जाते हैं। तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी जो है लर्निंग की, वो कितनी रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ 10%। तो ये जो 10% है ये एक हफ्ते बाद रह जाता है। इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए ये है कि कोई भी नया मटेरियल मत उठाइए। ठीक है, सेम मटेरियल रखिए, सोर्सेस को अपने लिमिटेड रखिए। रीजन अब आपको समझ में बहुत क्लियरली आ रहा है, क्योंकि आपके पास जितना लिमिटेड सोर्सेज होगा उतना ही बेहतर तरीके से रिवीजन होगा, उतने ही बेहतर तरीके से इस फॉरगेटिंग कर्व को हम फ्लैट कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। फ्लैट मतलब कि भाई भूलना छूट रहा है और मैक्सिमम लर्निंग होती चली जा रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लिमिटेड सोर्सेस को रखते हुए आप बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी अपनी बढ़ा लेंगे, जिससे कि जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो वो आप सही से टिक मार्क कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखिए। इसके बाद की बात क्या होती है? अब ये सोर्सेज भी लिमिट कर दिए, रिवीजन भी अगर कर लिया आपने सही तरीके से, तो एक चीज जो चुनौती दे सकती है आपको, वो क्या हो सकती है? वो है सीसैट का पेपर। सीसैट डेली बेसिस पे करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि भाई अगर मैथ्स है और मैथ्स की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि आप लोग सभी लोग ग्रेजुएट हैं, अगर यूपीएससी का पेपर लिखना है तो ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि भाई 10th एंड 12th आप करके आए हैं, जो दोनों ही जगह पर आपने में से मेजोरिटी लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए मोर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ्स की प्रैक्टिस के बगैर जो है आप ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 10th भी होता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, आप पढ़ के कुछ भी लिख देते थे, लेकिन अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं होता था या गलत होता था। ठीक है, बेहतर क्या होगा अगर सीसैट के लिए आप 1 घंटा निकाल सकें दिन का। ठीक है, तो इतने से ही काम बन जाएगा। 30 दिन के लिए रोज का 1 घंटा, 5 दिन या 4 दिन आप जो है इसमें मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रिमेनिंग 2 to 3 days यू कैन प्रैक्टिस योर कॉम्प्रिहेंशन थिंग। तो इस तरीके से ये सीसैट का यहाँ पर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या आ जाती हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओएमआर को फिल करते हुए प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओएमआर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आ जाता है। एक एक मार्क आपका इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी किस्मत को बदलने के लिए, प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो बेहतर क्या होगा कि ओएमआर की शीट जो है इसके साथ भी कुछ पेपर्स आप प्रैक्टिस करें। अब ओएमआर की जब बात की ही है हमने, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड फुल लेंथ टेस्ट की। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वो पैटर्न्स बताते हैं कि जो तरीके से सवाल फ्रेम किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। मानिए या ना मानिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कंप्लीटली रेप्लिका क्रिएट नहीं कर सकता है यूपीएससी के पेपर्स का, क्वेश्चंस का। तो इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम यूपीएससी इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने किस तरीके के सवाल बनाए हैं, किस तरीके के पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज जो है ये पिछले 2013 से, मैं बोलूं अगर 2013 से 2025 तक का प्रैक्टिस करें अगर आप,
तो यहाँ पे ही काफी कुछ कहानी आपकी बदल जाएगी। रीजन क्या है कि अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 13 ईयर्स मोर और लेस बन रहा है, 12 ईयर्स टू 13 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 1200 से 1300 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो ओवरऑल आपके मल्टीपल टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस देखोगे आप किस तरीके से पूछ रहा है सवाल, और उन सवालों के बेसिस पर क्या इस तरीके के सवाल दोबारा रिपीट होंगे तो क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा, या फिर उनमें जुड़े हुए जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हैं अगर उनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन दोबारा फ्रेम होता है तो वो आपको एडेड एडवांटेज दे देता है अपकमिंग पेपर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई सवाल पहले पूछा गया महेंद्र वर्मन 1 पे, जैसा कि लास्ट ईयर हिस्ट्री 2025 के हिस्ट्री का पेपर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो महेंद्र वर्मन 1 को क्या क्या इनमें से बोलते हैं, मट्टा विलास प्रहसन उन्होंने लिखा था, और ऐसा करके बहुत सारे उनके वो भी थे, क्या कहते हैं, टाइटल्स थे। इस पे एक सवाल आया था। अब वो 4 ऑप्शन जैसे उसमें पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में दिया था, अगर उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली उस पे आने वाला इस साल अगर सवाल होगा तो वो आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो ऐसे ही 100 क्वेश्चंस पर ईयर और उसके मल्टीपल टॉपिक्स यानी कि ऑप्शंस और उससे जुड़े हुए मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। इस तरीके से लर्न करना हमेशा फायदेमंद रहता है। लास्ट मोमेंट पे हमेशा फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। तो अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉक भी तब स्टार्ट करिएगा जब आपका पीवाईक्यूज हो गया हो। 2013 से 2025 का प्रैक्टिस करिए। सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गेटिंग फ्रेम्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड स्मार्ट गेस वर्क इज नीडेड टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मैं बात करूंगा। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट जो पहलू रहता है वो होता है कि आप अपनी हेल्थ पे जरूर से फोकस करें, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसोम्निया फील करने लगते हैं, कभी भी जग रहे हैं कभी भी सो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर एक पैटर्न आप बना लोगे ना तो इससे आपकी हेल्थ जो है ये सही रहेगी, और उस पैटर्न का नतीजा ये निकलेगा कि जो लोग बहुत देर तक सोते हैं, लाइक 4 बजे सोते हैं और सवेरे फिर 9-10 बजे उठते हैं, तो वो पेपर के दिन उनको दिक्कत ज्यादा फील होगी। तो वो अगर टाइम अभी से अपना सोने का सही कर लेंगे, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो थोड़ी सही कर लेंगे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी और हेल्थ भी उनकी अच्छी रहेगी। तो आपका टाइम जो है जनरली मतलब लाइक आई एम नॉट श्योर, लोगों का बहुत वेरी करता होगा, बट 1 बजे तक तो कम से कम आप सो ही जाएं, ताकि किसी भी सूरत में 1 से 7 सोने की आदत या 1 से 8 सोने की आदत आपकी बने। और चूंकि पेपर आपका 9:30 बजे होगा, 9:30 AM पर स्टार्ट होगा, एंड यू नीड टू लीव बाई एटलीस्ट 8 AM, ठीक है। तो आपको वो चैलेंजेस नहीं आएंगे कि भाई नींद रात भर नहीं आई तो अगले दिन पेपर में दिक्कत हुई, क्योंकि पहला पेपर GS1 तो हो जाता है, GS2 में इश्यूज आता है जो कि सीसैट का पेपर होता है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें जो है मेनली दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर क्या होगा यहाँ पर कि आप टाइम पे सोएं और टाइम पर उठें। तो ये तो यहाँ पर डूज की बात हो गई है। तो इसको मेरे हिसाब से अगर आप करेंगे बहुत ही ज्यादा आपको सुकून मिलेगा और चीजें आप मैक्सिमम आउटपुट की तरफ लेकर जाएंगे। इसी में जो है डोंट भी आता है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो सबसे पहली तो है मेंटल एंजाइटी को एड्रेस करना, यानी कि कंपेयर नहीं करना खुद को, ठीक है। किसी से भी कंपेयर मत करिए, इट विल लीड टू नो पैनिक। क्योंकि होता क्या है ना कि जो भी बच्चा ऐसी जगह पे क्राउडेड मार्केट प्लेस पर प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो अपने पीयर प्रेशर को देखता है कि यार लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, ये भी कोचिंग का पढ़ लिया है, ये मटेरियल भी नया आ गया है, और वो देख के वो अपने पहले गोल पे यानी रिवीजन नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल सोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं, और चूंकि दूसरों को देखते हैं कंपेयर करते हैं तो वहीं से पैनिक स्टार्ट होता है और मेंटल एंजाइटी बनती है, विच hinders their right to make right answer, ठीक है, right to correct take the right guess। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से आपको कंपैरिजन से दूर रहना चाहिए। कौन क्या प्रिपेयर कर रहा है वो उसकी जर्नी है, उसके अपने चैलेंजेस होंगे। यू जस्ट सी कि व्हाट इज योर डोमेन, है ना, आपको लर्न कहाँ कहाँ करना है और उसमें आप कितना बेहतर कर रहे हैं। उसको जज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि आप सब्जेक्ट वाइज पहले सॉल्व कर लो। जिससे कि भाई हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री सॉल्व कर लिया उसके कुछ क्वेश्चन, तो डेली बेसिस पे 25 से 30 सवाल भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 25-30 रोज के देखिए आप। इसके साथ में कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि जब पेपर होता है ना तो मतलब आधे लोग इसमें परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, वो रियलाइज नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप ठंडे दिमाग से काम करें और सिर्फ अपनी जर्नी, अपनी पढ़ाई, अपना गोल को दिमाग में रखें, ठीक है। इसके बाद जो होता है कोई भी नया मटेरियल नहीं रखना है आपको। तो नो न्यू मटेरियल। अभी 30 दिन के अंदर आप बहुत कुछ नहीं पढ़ लेंगे, देखिए, ठीक है।
और मैंने फिर से वही बात बोलूंगा जो पिछले उसमें बोला मैंने डिस्कस करते टाइम कि फॉरगेटिंग कर काम कर रहा है। फॉरगेटिंग कर वही चीज है कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं अगर आपने रिवीजन नहीं किया है। तो अगर नया मटेरियल आप नहीं उठाओगे तो फायदा क्या होगा इस चीज का कि आप पुराने मटेरियल को रिवाइज कर पाओगे, और रिवाइज कर पाओगे तो डेफिनेटली वहां से सवाल बनेगा। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का मटेरियल लगातार बढ़ता रहता है लेकिन करंट अफेयर्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है। ठीक है, आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं आज की डेट में वही आ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यूपीएससी को ये सब चाहिए। अभी वो रोट लर्निंग इससे बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, उससे दूर जा रहा है। तो बेहतर क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें और वही समझें। तो यहाँ पर कोई भी नया मटेरियल आप बिल्कुल भी पिक मत करिएगा, जो पढ़ लिया है उस पर भरोसा रखिए, उसी का मल्टीपल रिवीजन करिए और पेपर सॉल्व करिए, पेपर से लर्न करिए। यानी कि पीवाईक्यूज लगाइए या फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, आप उसमें जो सवाल दिए होंगे उनके जो सॉल्यूशंस दिए होंगे वहां से लर्न करिए तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। थर्ड पे क्या है, नो टू सोशल मीडिया। रीजन क्या है, रीजन भाई बहुत सिंपल सा है कि कोई भी एक्स्ट्रा थॉट क्यों देने का। अगर 30 दिन और 24 घंटे, 30 गुणे 24 आपके जीवन में चल रहा है, इतने ही लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है, तो उसमें किसी भी तरीके का नया थॉट देने का कोई लॉजिक नहीं है। तो यू शुड बी फोकसिंग अपॉन रिवीजन, लर्निंग योर थिंग्स, लर्निंग योर द रूल्स ऑफ योर गेम, एंड उसी के साथ आप बढ़े। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोबाइल एक हिंडर बनता है, मोबाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट बंद करके रखिए, किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन ना आने पाए। ठीक है, तो उससे फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपका फोकस नहीं टूटेगा, आप पढ़ते रहेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू ये आ जाता है कि भाई थकान लगती है तो क्या करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि भाई नहीं अभी यार कोई मूवी देख लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं, तो फिर फोकस ले आते हैं, अभी बोर हो रहे हैं। आपको थकान लग रही है, अगर थोड़ा सा भी लगता है मन में कि भाई नींद आ रही है, किताब बंद करिए तुरंत, यू डोज ऑफ, है ना, थोड़ी देर के लिए सो जाओगे, आधे घंटे 1 घंटे का अलार्म लगा के फिर लग जाओ, उठ के फिर से फ्रेशनेस के साथ पढ़ाई करने लगो। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी वीक नहीं फील करोगे, और जो फ्रेश एनर्जी होती है ना लर्न करने की, तो वो ईगरनेस बनी रहेगी। क्योंकि यार ह्यूमनली तो ऑब्वियसली हमारे 10-12 घंटे इसमें पढ़ने की नीड होती है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, क्योंकि आप एक स्ट्रेच में लंबा खींचते हो, ऐसा मत करो। 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, अगर आधे घंटे का नैप लेना है, सोना है सो लिए, टहल के आना है टहल लिए, लेकिन सोशल मीडिया में टाइम मत लगाना। क्योंकि होता ही है कि आपको लगता है थोड़ा सा ब्राउज कर लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं या कुछ ट्रेलर देख लेते हैं। उसमें क्या होता है मोरलेस कि आप, कुछ लोगों के लिए ये वर्क कर सकता है लेकिन मेजोरिटी की केस में क्या होता है कि वो उस गेम में लूप में फंस जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से ये एक चैलेंज रहता है, इसको ध्यान करिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट थिंग्स। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर में। और इससे मेरा क्या कहना है, अटेम्प्ट मैं पर्सनली मानता हूं कि किसी को भी पेपर में 80 क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा ही करने चाहिए। ठीक है, एक जो लिमिट अगर मैं बोलूं तो 80 to 85, और हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 90 90 95 भी करते हैं, 90 95 100 तक इवन अटेम्प्ट करते हैं और जनरली क्लियर भी करते हैं। तो ये क्वेश्चंस की लिमिट तो रखनी ही है। जो नए बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं क्लियरली, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 65 70 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। ऐसा फायदा नहीं पहुंचाता है इस तरीके का काम। रीजन क्या है, एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी आपकी हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती है। यानी कि आप कितने भी क्वेश्चंस कर लें, आप बहुत रेयर केसेस होंगे कि सिर्फ 10% ऑफ द क्वेश्चंस विल गेट रॉन्ग। मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि अगर आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 85 में से मे बी लाइक 25 गलत ही होंगे आपके, 60 सही हो सकते हैं। और इसका जो नेट एवरेज आप निकालोगे तो 103 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 103 मार्क्स के करीब आपका आएगा अगर आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और डिस्पाइट दैट आप 25 गलत भी कर देते हो। अब रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे कम अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग 70 करते हैं, 70 करते ही अगर इसमें भी उनके 20 गलत हो गए तो उनका जो गेम है वो पूरा पलट जाता है। क्योंकि 20 गलत होते हैं, 50 सही होते हैं, 140/3, ये आप उसी लीग में आ गए वापस से 87 और 88 मार्क्स, यानी कि ये बाउंड्री केस बन गया तुरंत ही। ठीक है, रीजन क्या है कि आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सवाल गलत होते हैं, बहुत सारे सवाल आप गलत करके आते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करें। लेकिन यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा था डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, रीजन सिंपल सा है भाई कि अगर आपको 40 ही सवाल आते हैं
तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तब तो आपको चांस लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली जो है 60 to 65 की रेंज में हैं, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर जो है आपका जो गेस वर्क है वो कितना स्मार्टली लग रहा है, ऑप्शंस तक आप कितना क्लियरली पहुंच पा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा पहली बार में ही आपको लगा कि यार बी वाला हो सकता है इसमें, मतलब जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो आंसर्स हैं कि ये सही होगा, आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें और उस पर चांस लें। लेकिन इफ यू आर क्लूलेस, है ना, आपको चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, उस केस के लिए है कि डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। हो सकता है वाकई में पेपर बहुत टफ आया हो सकता है कि उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि 1/4 की है, यानी 3/4 गलत होने की, 1/4 सही होने की, तो हो सकता है वो गलत ही हो जाए। तो फिर आप अटेम्प्ट सिर्फ इस तरीके से करेंगे कि कोशिश हमेशा 80 to 85 रहेगी। और ये टेस्टिंग आप अभी कर लीजिए, जो फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज सच फुल पेपर आप लगाएंगे, तो वो पेपर लगा के आप लर्न कर लीजिए कि भाई कितने तक मैं खींच सकता हूँ। और वो अपनी कैपेसिटी जो है वो अपनी पहली चीज आप लर्न करिए और उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। फोकस फिर बना के रखिए। तो ये मेरे हिसाब से इस तरीके से मेजर डोंट्स यही है कि भाई कंपेयर किसी से मत करो, अपनी जर्नी अपने हाथ रखो, लर्निंग लगातार इंप्रूव करते रहो और उसके साथ साथ मटेरियल मत उठाओ लास्ट के टाइम पे, ठीक है। अभी इसमें फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई 30 दिन बचे हैं, तो शुरुआत के जो 15 दिन है, 1 से 15, लाइक अभी कल से लाइक 24 अप्रैल से अगर मैं बात करूं तो 24 अप्रैल से लेकर अराउंड 10 मई तक इसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, शुरुआत के 15 दिन में जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको आप फिनिश करिए। मेजोरिटी पेपर आपका जो है लाइक 80% ऑफ द पेपर, 80 to 85% पेपर यहीं से आना है। करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है कितना आएगा, कभी 15 सवाल भी आ सकते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स हमेशा एप्लीकेबिलिटी उसकी स्टैटिक सब्जेक्ट के फॉर्म में जरूर आती है, ठीक है। तो यानी ये वही कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर पॉलिटी में कुछ चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आजकल इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चल रहा है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वही कोर सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा, आपके पॉलिटी से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल पूछेगा। उसका हो सकता है करंट अफेयर्स वाला ना पार्ट पूछे, लेकिन स्टैटिक वाला पार्ट पूछ लेगी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स क्या है, उससे जुड़े हुए क्वालिफिकेशंस एंड व्हाटसोएवर, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा कि कोर सब्जेक्ट से शुरुआत के 15 दिन बहुत मजबूत करिए, इसके साथ में पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। पीवाईक्यू कोर सब्जेक्ट के साथ में पीवाईक्यू आप लगाइए, यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। अभी बात करते हैं कि फिर इसमें और क्या करना चाहिए। सीसैट करना चाहिए, बिल्कुल सीसैट करना चाहिए, सीसैट भी रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, प्लस कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेकेंडली अगर 15 से मैं बात करूं तो 15 से 25 डेज, यानी कि आपका लगभग 10 मई से लेकर 19-20 मई तक क्या चलना चाहिए, तो उसमें आप पेपर्स को रिवाइज करिए जो अभी तक आपने लगाए हैं ना पेपर। इससे आपका जो सोचने का दायरा है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, आपको हॉरिजन ब्रॉडनिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जब आप पेपर फुल लेंथ टेस्ट हो गए या आपके सेक्शनल्स हो गए, तो जब आप इनको रिवाइज करते हैं तो वहां पर काफी तरीके के सवाल की जो फ्रेमिंग होती है, पहली चीज उससे डील करना आप अगेन वापस से सीखेंगे। और उस तरीके से जब सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो आपके मेमोरी में रहेगा कि यार हाँ, इस तरीके की टेक्निक लगती है तब सॉल्व होता है, इस तरीके का कुछ पढ़ा था तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया है तो सॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी एप्लीकेशन में। दिस इज योर फाउंडेशन कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, यही नॉलेज है। लेकिन नॉलेज के साथ सॉल्व करने की एबिलिटी वो यहाँ से आने वाली है फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल पेपर के रिवीजन से या फिर पीवाईक्यू से। तो मेक श्योर कि 10 दिन जो है वो आप इस पर भी काम करें, ठीक है। यानी कि 15वें दिन से 25वें दिन तक, लास्ट के अगर 5 दिन की मैं बात करूं तो वो लास्ट के 5 डेज इसमें प्राइमरली होता क्या है कि वापस से जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ आप जाइए। क्वालिटी में ज्यादातर लोगों के नंबर ठीक आते हैं, क्वालिटी उस समय रिवीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, अगर किसी का हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी वीक है, इकोनॉमी वीक है, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। यानी कि लास्ट के 5 दिन में वीक को, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं आपके लर्निंग वाइज, नॉलेज वाइज, उनको आप न्यूट्रल की तरफ ले जाएंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर 20 सवाल आ रहा है, 20 तो ज्यादा है अभी आजकल की डेट में, लाइक 13 से 18 के बीच में आता है जनरली फोर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन, तो 13 से 18 के बीच में आ रहा है, तो कोशिश करिए कि आउट ऑफ 18 भाई 10 सवाल आप 13 में से तो सही करके ही जाए, ठीक है।
मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग गेम होगा यहाँ पे। अगर आप 13 में से 10 सवाल सही कर रहे हैं, 18 में से 13 या 14 सवाल सही कर रहे हैं, 4 या 5 ही छोड़ रहे हैं या गलत हो रहा है, तो उस सूरत में आप काफी कॉन्फिडेंटली चीजों को हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही मानता हूँ कि भाई आखिरी के 4-5 दिन वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वंस को आप कई महीने से रिवाइज कर रहे हैं, दिमाग में बसा हुआ है, तो मोर और लेस आप टिक मार देंगे। लेकिन लास्ट टाइम पे जो वीक सब्जेक्ट्स होंगे वो दिक्कत करते हैं, तो यहाँ पे वीक सब्जेक्ट्स को देखना है प्लस करंट अफेयर्स को देखना है। ठीक है, तो इससे ओवरऑल चीजें बनती हैं। और पेपर के एक दिन पहले क्या करें, पेपर के एक दिन पहले आप अगर मेरे ओपिनियन में पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है, तो बेहतर होगा आपको। प्लस फुल लेंथ टेस्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चीजें बन जाती है, फुल लेंथ टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, क्योंकि लास्ट के एक दिन में आपको काफी कुछ नया लर्न करने को तो हो नहीं सकता है, लेकिन किस डाइवर्सिटी के सवाल आ सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, तो वो लगातार आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा और उससे आप सवाल सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ही कंसाइज रखते हैं, और ऐसे ही आप मेरे हिसाब से तो आपको लर्न करना चाहिए, आप इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, फिर अभी सेशन खत्म करते हैं। जय हिंद, और पढ़ाई करते रहिए, स्टे जिद्दी। चलिए, टेक केयर, शुभ रात्रि।